हेलो। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ऑफलाइन में चलती है और उसके ऑनलाइन भी चैनल पे आपका स्वागत है। दोनों के ही चैनल ऑनलाइन है, D2 कॉम्पिटेटिव क्लास वाला भी और प्रतिज्ञा वाला भी। और आप लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा जो पहला वीडियो बना था, तो इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो SSC GD के भी पेपर हैं उनके लिए भी हम लगातार प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप बस फोकस करके मेहनत करते रहिए। पहले ये यूपी पुलिस के लिए हम लोग जो 60 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं वो 60 क्वेश्चन पहले करेंगे और आज उसका नेक्स्ट पार्ट अब देखा जाए, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का आयतन जो है वो आयतन माने वॉल्यूम जो है उसका होता है 73920 सेंटीमीटर क्यूब। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या, आधार का व्यास बताइए। व्यास मतलब डायमीटर। तो देखिए शंकु के बारे में 3 बात आप जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। शंकु का देखिए कभी आयतन आपको निकालना होगा शंकु का, तो आयतन कैसे निकलता है? तो आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका आयतन होता है। वॉल्यूम शंकु का याद आएगा। दूसरा बात अगर इसका देखेंगे वक्र पृष्ठ एक होता है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ आप इसका देखेंगे जिसको आप बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ जो मुड़ा हुआ होता है वो कितना होता है? पाई आर एल होता है। और इसका संपूर्ण पृष्ठ का जब बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि शंकु का नीचे वाला पार्ट भी आपका ऐड हो जाता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है शंकु, ये कोण जो होता है ऊपर वाला तो वक्र पृष्ठ हो गया, जो नीचे राउंड होता है वो जुट जाता है उसमें। इसका मतलब ये पाई आर एल तो होगा ही होगा, पाई आर एल प्लस एक नीचे से ये जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपका नीचे से पोर्शन जुड़ जाएगा। तो शंकु के बारे में आप इतना जानकारी रखिए कि जो इसका आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल, और उसमें आप पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। तो आइए अब देख लिया जाए। शंकु का जो आयतन है वो आयतन आपको दिया हुआ है कि 1/3 पाई का वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 और आर स्क्वायर आप यहाँ से निकालेंगे और एच की वैल्यू आपको 160 दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे तो आयतन आपको दिया है, वो दिया है 73920, ये दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको कटाना पिटाना करेंगे और कुछ नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है कि पहले 0 से 0 कटा लेना है और ये 16 से इसको डिवाइड कर देना है। 16 से करेंगे, 16 से तो 16 चौके 64 हो जाएगा। आपके पास कितना बच जाएगा? 64 होगा तो 6 3 9 बच जाएगा ना, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा। फिर आपका 3 बच जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इसको 22 से कटा लीजिए आराम से। 22 से कम में 22, 22 दूनी 44 और फिर 2 गया है ना, 2 गया है तो फिर 22 से कम में कितना हो जाएगा? 22। अब जब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका कितना? 21 हो गया इंटू 7 इंटू 3। इधर वाला जो 7 यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से 3 गया, तो जो आर की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 21 एक बार यहाँ पे है और 21 एक बार यहाँ पे है, तो 2 बार है तो एक ही बार ना होगा, तो आर की वैल्यू आपकी हो गई 21। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि जो आधार का व्यास है वो बताइए। व्यास तो व्यास डायमीटर होता है, 2r होता है, तो 2r निकाल दीजिए। तो 21 का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 42। गलती से आप 21 सेंटीमीटर आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका व्यास हो गया। अभी सवाल में ये याद रखिए आप, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। टोटल जो निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है वो 10,000 कर रहा है। वो राशि का पहला हिस्सा जो है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज जो है वो 2400 रुपये है, तो 15% पे बताइए। तो ये बहुत आसान सवाल है, अगर एक मान के लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। एलिगेशन से जैसे आप लोगों को बताते हैं, इसके 5 टाइप बताते हैं टोटल, ये 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए 10,000 उसने निवेश किया, तो जो पहला वाला हिस्सा जो लिया गया, पहला हिस्सा, उस पहले हिस्से को निवेश किया 10% पे, तो पहला हिस्सा आप यहाँ से ले लीजिए 10% पे। और जो दूसरा हिस्सा है उसको निवेश किया कितने पे? 15% पे, तो दूसरे को 15% पे किया। लेकिन ओवरऑल उसे 2 वर्षों के बाद 2400 रुपये मिलता है। ये ध्यान रखना, 2 वर्षों के बाद इसे 2400 रुपये मिलता है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 1200। एक वर्ष में उसे 1200 मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर होता है हर साल का।
हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। तो देखिए, तो 2 बरस का 2400 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1200। अब क्या करेंगे कि 1200 1 साल का ब्याज है, किस पे ब्याज है वो 10,000 पे, तो 10,000 आपको यहाँ लिख लेना है और इंटू क्या कर देना है 100, तो ये रेट निकल के आ जाएगा आपका। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो रेट आपका कितना हो जाएगा 12%। आपको ठीक से इस बात समझ लेना है कि 2 बरस का ब्याज 2400 है, तो 1 बरस का कितना हो जाएगा 1200। 1 बरस का ब्याज जब 1200 होगा तो किस पे मिला होगा 10,000 पे तो मिला होगा, तो एक ओवरऑल रेट निकल जाएगा। ओवरऑल रेट हमारे पास कितना है 12। अब हम यहाँ पे 12 को रख लेंगे और यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। हमेशा एलिगेशन में डिफरेंस निकाला जाता है, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो पहला पार्ट वाला धन था वो 3 था और दूसरा पार्ट वाला धन कितना था 2, तो दोनों मिला के कितना था 5। तो 5 की वैल्यू दिया है, क्योंकि पूरा पार्ट ही तो मिला के ये दिया हुआ है, आपको ये पूरा पार्ट मिला के दिया हुआ है ना। तो 5 का वैल्यू कितना है 10,000, 5 का वैल्यू 10,000, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2,000 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 2,000 आ गया, तो किसका पूछ रहा था आपसे, ये 15% वार्षिक पे, तो 15 पे तो हमने 2 दिया था, तो 2 का वैल्यू निकाल लेना था, तो 2 इंटू 2,000, तो 2 इंटू 2,000 कितना हो जाता है 4,000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4,000। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान बात है। 2 बरसों का 2400 रुपये है, तो 1 बरस का 1200 रुपये, और ये 1200 मिला किस पे, ये 10,000 पे, तो 1200 10,000 पे मिलता है, तो रेट पता चल जाएगा। रेट 12% हो जाएगा, तो 12 बीच में रख देते हैं और ये डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पहला पार्ट 3 है, दूसरा पार्ट 2 है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 5, और पूरा पैसा मिला कितना था 10,000। तो 1 की वैल्यू 2,000, 15% पे पूछेगा तो 2 का मान बताना है, और 10% पूछेगा तो 3 का मान बताना है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर, कह रहा है कि ए और बी के पास कुछ टाफियां हैं। यदि ए बी को एक टाफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टाफियां हो जाती है। यदि बी ए को एक टाफी देता है तो ए की टाफियां बी से दोगुनी हो जाती है। ए और बी के पास कुल टाफियां बताइए, कुल। तो टोटल पूछ लिया है तो आप आंसर से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि टोटल पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल तो रख नहीं पाएंगे ना, अलग अलग पूछा होता तो क्या वो इधर उधर कंपेयर करके रख लेते। अभी अलग अलग पूछा नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए। ए और बी के पास कुछ टाफी है, तो आप मान लीजिए कि ए के पास ए ही टाफी है और बी के पास कितना टाफी है, बी टाफी है। ए के पास ए ही टाफी है और बी के पास बी टाफी है। आपके बोल क्या रहा है, यदि ए बी को एक टाफी दे देता है, यदि ए जो है बी को एक टाफी दे देता है, इसका मतलब ए बी को देगा तो इसका एक कम हो जाएगा और बी का एक बढ़ जाएगा। ए का एक कम हो जाएगा, बी का एक बढ़ जाएगा, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गया। एक कंडीशन, पहला कंडीशन के हिसाब से ये हो गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि उनके पास बराबर हो जाएगा संख्या में, तो बराबर हो गया, बात खत्म। यदि बी ए को एक टाफी दे देता है, अब बी क्या करेगा, ए को देगा। जब बी ए को देगा, बी ए को देगा तो ए का बढ़ेगा, इसका घटेगा, तो ए का तो बढ़ गया एक और बी का एक घट गया, तो बी का घट गया। अब क्या हो रहा है, ऐसा कंडीशन करने पे यदि बी ए को एक टाफी दे देता है तो ए की टाफियाँ बी से दोगुनी हो जाती है। जो ए की टाफियाँ हैं वो बी से दोगुनी हो जाती है, इसकी ये दोगुनी है ना, लेकिन हम इक्वेशन बराबर करेंगे तो गुणा किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, बात खत्म हो गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। ये 2 कंडीशन लगा के सवाल बोला गया था। अब आप आराम से इस सवाल को डील कर लेंगे। कैसे, देखिए ए की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू आप रखेंगे -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो b+2 रख सकते हैं। ए के जगह पे क्या रख सकते हैं, b+2, तो ए के जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया b+2। आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पे ये ए है, इसके जगह माइनस जाएगा तो ये आ गया। अब प्लस का एक पहले से था ही, एक पहले से था, और हम ए के जगह पे क्या रख सकते हैं b+2। इसको कैलकुलेट करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके तो 2b, और ये अंदर गया तो 2 हो गया। आप इस b को इधर भेजेंगे तो ये b हो जाएगा, और ये 3 है और उधर से -2 आएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 5। इसका मतलब यह है कि b के पास 5 टाफी था। अच्छा, जब b के पास 5 टाफी था, ये बात हम किसी में रख दें, हमको मन कर रहा है इसमें रख दें, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और 1 इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो ए के पास कितना टाफी था 7, तो बी के पास 5 और ए के पास 7, तो कुल दोनों के पास कितना था 7 5 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप अगर कोई चीज़ किसी को देते हैं तो इसका मतलब आपके यहाँ से कम हो गया और उसके यहाँ जुट गया। आप 1 लाख रुपए किसी को दे दिए तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पैसे में से 1 लाख कम हो गया, उसके पैसे में 1 लाख जुट गया। तो वहीं हम किए हैं, ए देता है बी को एक टाफी तो ए का कम हो जाएगा, बी का जुट जाएगा, तो बराबर हो गया था। दूसरा केस ये था कि जब ये दे देगा इसको तो इसका बढ़ जाएगा, इसका घटेगा, लेकिन ये 2 गुना होगा तो इक्वेशन बनाने टाइम इसको। अब आपको रिप्लेस करना सीखना है, इसमें कुछ नहीं है। एक ए बराबर ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा 2, और b+2 हो जाएगा, तो ए के जगह पे b+2 को रख के लगा दिए। एक बार और आप देख लीजिएगा और आराम से समझ सकते हैं, धीरे धीरे देख के या 2 बार देख के समझ लीजिएगा। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर। कह रहे कि एक इनलेट पाइप और एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। इनलेट समझते हैं ना, जो पानी अंदर डालता है उसको इनलेट बोलते हैं। और जब एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है, वो आउटलेट है बाहर निकालने वाला, खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो जब टैंक खाली होता है, तो उसमें दोनों खोल दिए जाते हैं। तो ऐसा करने पर 105 घंटे में टैंक जो है पूरी तरह से भर जाता है। तो आपको वाई का मान बताना क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आजकल नए पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा बारीकी से और थोड़ा ध्यान लगा के समझिए इसको जो बता रहे हैं। इनलेट आपके पास कितना है, 40। तो एक जो भरने वाला है, इनलेट को भरने वाला बोलते हैं, तो प्लस करने वाला 140 घंटे में करता है, माइनस करने वाला कितने में करता है, 63 में। आपको इसका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो आप 140 पहले उठा के ले लीजिए, 140 ले लेंगे तो इसमें 7 आ चुका है, तो 7 इसमें का तो आ ही चुका है, 9 ही तो बाकी है। तो आप यहाँ से 9 ले लीजिए, बात खत्म कर दीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 140 × 9। ये थोड़ा ध्यान से समझिए। लॉसा मसा का वीडियो बना के 3 या 4 डालें, कैसे तेज लॉसा निकालते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम 140 पूरा का पूरा ले लिए हैं, तो इसमें 7 छुपा था तो 7 आ गया, उसमें 9 बचाया तो 9 ले लिए, ये एलसीएम हो गया। जब हम इसको इससे भाग देते हैं तो 140 से 140 कट जाता है तो 9। इसका मतलब एक इनलेट जो भरता है वो कितना भरता है, 9 भरता है। 9 यूनिट उसकी कैपेसिटी है, 1 घंटे में 9 लीटर भर देगा। अब इसको आप जब इससे भाग देंगे 63 से, तो देखिए ये बहुत आसान भाग है। 63 से जब भाग देंगे तो 7 9 63 होगा, 9 7 7 दूनी, तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब ये 20 निकाल देता है। ये 9 भरता था तो ये 20 निकाल देता है। इस 63 से इसमें भाग दिए हम, ठीक है। 63 को से अब भाग देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब कहानी ये है कि अगर हम दोनों को एक साथ खोल दें 1 घंटे के लिए खाली, तो इसका मतलब 11 लीटर पानी खाली हो जाएगा। 1 घंटे के लिए खोल देते हैं तो 11 लीटर खाली हो जाएगा। लेकिन कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि 8 जो हैं वो इनलेट पाइप खोले गए, 8 इनलेट पाइप खोले गए। तो 8 अगर इनलेट है, इसका मतलब 8 इनलेट 9 लीटर के हिसाब से 72 लीटर भरेगा ऐसे 1 घंटे में। अच्छा, और वाई आउटलेट है तो पता नहीं कि कितने हैं, तो वाई आउटलेट है तो वाई में गुणा करेंगे, लेकिन ये तो कम होगा, निकाल रहा है तो कम होगा, तो ये कम होगा और ये भरेगा। लेकिन ऐसा करते करते 105 घंटा लगा है, तो टंकी पूरी तरह से फिल हो गई है, पूरा तरह से टंकी भर गया। इसका ये मतलब है कि ये तो 1 घंटे की कहानी थी, लेकिन ऐसा कब तक चला है, पूरा 105 घंटा। तो आप 105 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 105 घंटा में पूरा टंकी भर गया। अच्छा, भरा है तो कितना आ गया होगा, तो भरा होगा तो इतना आ गया होगा, तो 140 × 9 कर देना तो हो गया। देखिए कैलकुलेशन आपको सीखना है, ये कैलकुलेट आप इतना बड़ा बड़ा नहीं करेंगे, आराम से इसको कटा सकते हैं। देखिए हम कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बूस्टर पे काम करेंगे तो काम आएगा। उसके लिए भी वीडियो बना के रखे हुए हैं, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज के नाम से 6-7 वीडियो शुरू में होंगे। हम इसको गुणा नहीं करेंगे ना, इसको करेंगे, आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैसे कर लेंगे, 8 × 9 और -20 × वाई। आप पूरा वैल्यू इधर उठा के भेज दीजिए, 140 × 9 और डिवाइड कर दीजिए 105 से। अब आपको पता है कि ये कट जाएगा आराम से, कैसे कट जाएगा, 5 से। 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकम में 5, 5 से कटाइए इसको, 5 दूनी 10 और 5 8 40 हो गया। 7 से कटा लीजिए, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 3 से कटा दीजिए, 3 तियां 9, तो 4 तियां 12। फाइनल इसका रिजल्ट 12 आ गया। अब जब 8 9 72 को आप भेजेंगे उधर, तो 72 पॉजिटिव का है और इधर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इधर जाकर निगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 20 वाई, और ये 12 पॉजिटिव था, माइनस का 72 हो गया, ये 8 9 72, तो रिजल्ट कितना आ गया, माइनस का 60। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब कितने इनलेट थे उसमें, 3 थे। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये नए सवाल पिछले बार से आ रहे हैं, इससे पहले ऐसे सवाल नहीं बने थे, ये पिछले साल से आ रहे हैं। पिछली बार भी पढ़ाए थे आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में, और इस बार भी पढ़ाए हैं, और इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, एलसीएम आप देख ही रहे हैं, आराम से थोड़ा सा बारीकी समझेंगे। यहाँ वाला बात और समझ लीजिए, अगर 8 नल, अगर एक ही घंटा एक नल खाली होता तो ये 20 निकालता और ये 9 भरता, तो 11 निकलता एक घंटे में। लेकिन ऐसा कहानी 8 नलों के साथ चला है, तो यहाँ कम रहा होगा तभी तो भर रहा होगा। अगर एक ही एक रहता तो पानी निकल ही जाता। तो ये 8 है और ये कितना है, देखना 3 है। अगर 8 ही 8 होता तो पानी कभी भरता ही नहीं। लेकिन ऐसा करने पे 105 घंटा तक ये प्रोसेस चला है, तो टंकी भर गई। टंकी भरने का मतलब यही है, टोटल काम यही होता है, टोटल टंकी की धारिता यही होती है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा कोशिश करके ठीक से देखिए। 35 नंबर कह रहा है कि जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी है। 1 घंटा में 90 किलोमीटर जाना है उसको टोटल।
पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। तो 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ टाइम किस में दिया है आपको, 35 मिनट में। और यहाँ क्या बोल रहा है कि 90 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो शेष समय में मतलब कि 35 में, 25 तो यहाँ लगा दिया, 1 घंटे में से 25 यहाँ लगा दिया, तो कितना बचा, 35 बचा। तो 35 में जहांगीर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय करेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इधर से उधर घुमा के दिया हुआ है, ठीक है, तो समझ लेंगे तो आ जाएगा। देखिए टोटल हमारा टाइम लगने वाला है 1 घंटा, उसमें से 25 मिनट ये चल दिया किस चाल से, इससे। तो हम एक काम करते हैं कि हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालते हैं कि 25 मिनट में कितना दूर चला। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारे पास कितना है, चाल हमारे पास है 15.2 मीटर पर सेकंड। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 15.2 मीटर पर सेकंड है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से गुणा, तो ये किलोमीटर पर आवर में। अच्छा मिनट में ये टाइम दिया है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना आपका 25। तो इस 25 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से। अच्छा ये दूरी किस में अब आ जाएगी, अब ये दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। देखिए कैसे आ जाएगी, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, इसको हमने बदल दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये भी आवर में चेंज हो गया, आवर से आवर कट जाएगा, तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। अब आप इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे। देखिए 5 से कटा देंगे तो 5 बार कट जाएगा, और यहाँ पे कटा देंगे आप इसको तो 6 3 18 हो जाएगा। अब ये 0 है तो एक और 0 इधर आ जाएगा, तो 1.52 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 15। तो आप इसको थोड़ा सा गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30 का 0, फिर लगा है आपके पास 3, 15 5 75 और 3 78, फिर लगा है आपके पास 7। 15 कम में 15 और 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 15 और 7 कितना होता है, 22, यहाँ पे लग जाएगा। इसका मतलब 22.8 किलोमीटर वो चल चुका था, 22.8 किलोमीटर चल चुका था। अब कितना बच गया था भाई, तो 90 में से कितना बच गया था, तो अब हमारे पास जो शेष दूरी बच गई थी, शेष दूरी देखिए, जो शेष दूरी बच चुकी थी, शेष दूरी वो 90 में से आपको घटाना पड़ेगा 22.80। तो 22.80 जब घटाएंगे तो 0.20, तो 23 हो गया। 23 और 7 कितना होता है, 23 और 7 30 हो गया, 30 और 60 कितना हो गया 90। तो 67.20 किलोमीटर बचा। लेकिन इसको जाना कितने में है, 35 मिनट में, क्योंकि 25 मिनट यहाँ ये अपना चल चुका है। बाकी में जाना है क्योंकि 1 घंटा का टाइम था। तो आपको चाल निकालना पड़ेगा। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। तो ये आपके पास दूरी था और ये आपके पास समय था, ये 35 था, इंटू कितना करना पड़ेगा 60, ये हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 से कटा लेंगे, 5 7 35, और यहाँ पे कटाएंगे तो 5 12 60 हो जाएगा। 5 7 35 और 5 12 60। अब इसको आप एक बार में गुणा कर लीजिए, तो ये मीटर पर सेकंड में दे रहा है। इसका मतलब फिर आपको कैलकुलेशन ये किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको आपको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। यहीं पे कर दें, यहीं पे कर दे रहे हैं ताकि आसान हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे करना पड़ेगा, 5/18 से। तो देखिए हम इसी को कर रहे हैं। अब यहाँ से 6 से कटा दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी 12। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो गया है, ये 10 हो गया 10। तो यहाँ से हट के यहाँ 672 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना 672, यहाँ पे 672 हो जाएगा। देखिए ये 5 दूनी 10 हो गया है, तो ये हटेगा तो 672, और नीचे आपका है 7 तरीके 21, तो ये 21 है। तो 21 से आप करेंगे तो 21 3 63 आ गया है, और कितना बचा है 4, 21 दूनी 42। तो आंसर आपका है 32 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा देख लीजिएगा कैलकुलेशन हो गया इसमें। दूरी को आपने फिर से सुन लीजिए, 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाना था, मतलब टोटल 60 मिनट में 90 किलोमीटर जाना था। तो 60 मिनट में से ये 25 मिनट तक तो चल दिया है। किस चाल से चला है, 15.2 मीटर पर सेकंड से। तो हमने 15.2 मीटर को किलोमीटर पर आवर में बना लिया, और टाइम को भी आवर में बना लिया। तो ये दूरी हमारी किस में आ गई, किलोमीटर में। हमने इसमें 90 में से घटा लिया, तो ये दूरी किलोमीटर बच गई थी। लेकिन जब हम चाल निकालने चले तो पता है चाल पूछ लिया फिर से मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अब हमको चाल निकालने के लिए चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय। इस समय को बदल थे 60 से, और इस पूरे चाल को बदले 5/18 से। थोड़ा सा एक बार अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आएगा यही, ठीक है, 32 ही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 36 नंबर पे। कह रहा है कि वैदिक की जो मासिक आय है और व्यय है, इनके बीच में अनुपात 8:5 है। तो ये मासिक आय में, तो आय तो आप समझते होंगे, जो इनकम होता है उसी को आय बोलते हैं। इसमें 8 है, और जो व्यय है उसमें अनुपात कितना है, 5 है। तो आय में से जब व्यय चला जाता है तो क्या निकल जाता है, बचत निकल जाता है। इसका मतलब बचत कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि अब कैलकुलेशन आपको प्रतिशत में करना था,
ये प्रतिशत में कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पे 800 मान लिया करेंगे, इसको 500 मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे 300। इससे फायदा क्या होगा, ये कैलकुलेशन में जो प्रतिशत वाला पार्ट है ना वो कट जाएगा आराम से, तो प्रतिशत वाला कट जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे कि 20% यहाँ से निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम सीधा इसका 120% कर देंगे ना, 120 बटा में 100 करेंगे तो आप इसको करिएगा, आएगा 960 ना, ऐसे करेंगे 12/96 हो जाता है। हम कर भी देंगे यहाँ पे, देखिए 20% बढ़ाने का मतलब हुआ कि 120 हो गया, या 20% निकाल के जोड़ेंगे तो देर लगेगा, तो 12 कितना हो गया 96, 960 हो गया, तो ये आपका 960 हो गया। अभी ये क्या हो गया, इसका 30% का वृद्धि हो गया व्यय में, तो व्यय में 30% का वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे 130, तो 13×5 कितना हो जाएगा 65। आप इसी तरह निकालिएगा, या यहाँ निकाल दे रहा हूँ 500 का आप निकालेंगे 130 बटा में 100, तो कट गया, तो 13×5 कितना हो गया 65। तो इसकी कमाई जैसे ही 960 हुई, ये अपना खर्चा करने लगा 650। तो बताइए बचा कितना रहा होगा, ये बचा कितना रहा होगा 0, और ये 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3। तो देखिए पहले ये बचाता था 300, पहले ये बचाता था 300, अभी कितना बचाने लगा 310। तो बताइए इसके बचत में कितने वृद्धि हुई, तो पूछ रहा है कि मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए, तो वृद्धि हुई है, कमी का तो बात ही नहीं है, तो कमी के दो आंसर तो कट ही गए, वृद्धि होगा। कितने का वृद्धि हुआ 10 से हुआ है, किससे हुआ है 300 से, इंटू कितना करना है 100, तो 0 से 0 कट गया, तो इसको क्या बोलते हैं 3 सही 1/3 या 3.33%, तो 3.33% का वृद्धि हो जाएगा। तो ये वृद्धि हो गया, ये आसान सवाल था ये। आय को हम 8/5 था, इसमें से आय में से व्यय गया तो बचत आ गया। अब 100 मानने से फायदा ये हो जाता है कि कैलकुलेशन इसका आसान हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखा जाए, क्या कैलकुलेशन आसान हो गया है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या सवाल है, कह रहा है कि यदि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है, 72 रुपये पर 3 वर्ष में मिश्रधन है, मतलब अमाउंट है, इसका मतलब उसमें ब्याज भी है और पैसा भी है, 3 वर्ष में इतना है, तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन बताइए। तो देखिए ये साधारण ब्याज का आसान सा सवाल है। 72 रुपया पे जो मिश्रधन मिल रहा है, तो आप एक काम करिए, पता करिए कि मिश्रधन मिल कितना रहा है, तो 104.40 रुपये हो रहा है, तो आप 72 में से इसको घटा लीजिए। अब 72 में से घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि 4 जीरो है, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, 7 में 10 में 7 गया 3 हो गया, मतलब आपको 32 रुपया 40 पैसा ब्याज मिल रहा है। किस में मिल रहा है 72 रुपया पे, कितने साल में मिल रहा है, कितने रेट से नहीं पता, मिल कितने साल में रहा 3 साल में, क्योंकि इतने में हो रहा है। अब भाग में कितना करना था आपको 100 करना था। अब जैसे ही 100 से इधर गुणा करेंगे तो ये 3240 हो जाएगा। तो रेट जब आप निकालेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। ये 3240 हो गया और नीचे आपका 72 हो गया और इंटू कितना हो गया 3। अब आप इन्हीं को कटा देंगे आराम से तो कट जाएगा। तो कटाने के लिए चाहे तो आप 3 से कटा लीजिए, चाहे तो 2 से कटा, जिससे मन करे उससे कटा लीजिए। 3 ही से कटा दे रहे हैं एक बार में, 3 और 0 है तो 3 8 24 और 0 तो 1080 हो गया ये। अब आप 12 से कटा सकते हैं, 12 छके 72, अब 12 9 8 होल से हो जाएगा। 90 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15%। तो रेट आपका निकल के कितना आ गया 15%। थोड़ा सा कैलकुलेशन ये करना सीखिए आप, ठीक है 15%। तो अब बात आसान हो गया, रेट हमको पता चल गया 15%। अब ये 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से, मतलब 15 से ही 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 120 आप चाहें तो यहाँ पे 15 5 75 175% निकाल देंगे तो आ जाएगा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा। 120 मूलधन गुणे दर, तो दर हमारा कितना था 15 गुणे समय, अब बटा में 100 कर देना था। देखिए बटा में जब 100 कर देंगे तो यहाँ से 0 से 0 कटा देंगे आराम से। अब 12 25 60 है तो एक 0 और कट जाएगा, तो 6 आएगा, तो 15 छक्का 90 रुपया, तो 90 रुपया आपका ब्याज मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि प्राप्त मिश्रधन बताइए, तो मिश्रधन का मतलब होता है कि धन में आपको 90 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 210 रुपया। तो ये इसका आंसर होगा 210 रुपया, ठीक है 210 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा। देखिए आइए देखिए ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। फलों का रस और पानी जो है वो 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पता कर लीजिए कि भाई इसमें कितना पानी है और कितना फल है, या कितना रस है कितना पानी है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 इधर है रस और उधर पानी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5, और 5 ही की वैल्यू तो आपको दिया गया कितना 55। तो जब 5 की वैल्यू आपको 55 दिया हुआ है,
5 की वैल्यू 55 दिया तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब 11 हो गया तो 4 का निकालेंगे तो 11 चौके 44 और उधर का निकालेंगे तो कितना आ गया 11। तो इसमें आपको पता चल गया कि ऊपर वाला जो था वो रस था, नीचे वाला क्या था पानी था। ऐसा ही हो गया, इसमें रस था उधर पानी था, रस ही था ना, फलों का रस है और पानी है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग बांट लिया क्योंकि हमारा 4 1 में था तो 5 की टोटल जब सटा के देखें तो 5 हुआ, 5 की वैल्यू 55 हो गया तो 1 की वैल्यू 11 हो गया, 5 से भाग कर दिए इधर हो गया। 1 का वैल्यू जब 11 है तो 4 का हो गया 44 और 1 का हो गया 11, बात खत्म हो गया। अभी क्या मिलाना है इसमें हम लोग को, कह रहा कि फलों के रस के अनुपात में मिश्रण इतना बनाने के लिए कितना पानी मिला दिया जाए। तो पानी पूछ रहा था, हमको नहीं पता पानी कितना मिला दिया, तो हम इसमें W पानी मिला देंगे, वाटर मिला देंगे। तो ये रेशियो जो बन के आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। तो 2 बटा कितना हो जाएगा 1। आप ऊपर ऊपर कटा देंगे, 2 1 में 2 और इधर कटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 बराबर 11 प्लस W। तो W का जो मान निकालेंगे वो 11 आएगा। तो वाटर कितना मिलाना पड़ेगा आपको 11 लीटर मिलाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान बात है, इसको आप चाहें तो 2 बना के इक्वेशन ऊपर नीचे बराबर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होगा कई लोगों को। डायरेक्ट वहाँ से 2 2 का मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, 1 बराबर 2 आ गया, 4 बराबर ये, तब भी लगा लेंगे, उसमें 1 का वैल्यू आ जाएगा आराम से। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा ज़्यादा लोगों को, तो पहले इसी तरह समझिए, ये आसान बात है। चलिए 38 के बाद 39 क्या है, रानू जो है वो 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल के सकल बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो बोतल में ले जा सकती है। पाई का मान आपको यूज करना है 22/7। ये बोला हुआ है तो आप वही यूज करेंगे जो बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बेलनाकार बर्तन लेके जा रही है तो आपको अब बेलन का बात समझ लेना ध्यान से। तो बेलन का हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए जो बेलन का आयतन होता है, वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है। अगर बेलन के वक्र पृष्ठ का बात करेंगे, हम ये लिखते जा रहे हैं तो आप नोट करके एक जगह कॉपी बना के लिख भी सकते हैं। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2πr/h होता है। अब आप संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया TS से। ये कर्व सरफेस एरिया है, ये वॉल्यूम है और ये संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ माने कर्व भी जुटेगा, नीचे का भी ये पेंदी जो होता है वो भी जुटेगा, ऊपर का भी जुटेगा। तो ये कितना हो गया आपका 2πr/h तो होगा ही होगा। अब प्लस में आपको नीचे का πr², ऊपर का πr², तो ये जुट जाएगा इसमें 2πr²। ये जरूरत पड़ेगा, आप इनको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, खोखला बेलन जब आएगा तो वहाँ बताएंगे। अब ये क्या कर रही है कि एक बर्तन लेके इसी शेप में लेके जा रही है। अब इस शेप में बर्तन लेके गई होगी इसमें, तो पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना पानी आएगा। तो ये बहुत आसान सा बात हो गया, पानी आएगा तो ये पेंदा निकालना पड़ेगा, ये पेंदी कितना है इसका, ठीक है, और इसका हाइट कितना है ये वाला, ये पता करना पड़ेगा। तो हाइट भी दिया हुआ है आपको, दे तो रहा है कि 12 सेंटीमीटर इसका क्या है व्यास है। तो अगर 12 इसका व्यास होगा, ये व्यास 12 होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा हाइट इसका कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर हाइट हो गया। अब इसमें ये पानी लेके जा रही है तो इसी का आयतन निकालना आपको, तो आयतन लगा लीजिए, आयतन 22/7। तो इसमें कितना पानी आएगा तो उसी को बोलते हैं आयतन। और आयतन किसको बोलते हैं, आयतन होता है 22/7 पाई वहाँ से देखिए πr²h, आर का वैल्यू कितना है 6 और इंटू 6 इंटू h आपको दिया कितना है 21 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, 21 दिया हुआ है आपको यहाँ पे ये h21 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से कटा लीजिए, 7 दिया कितना हो गया 21। अब यही आपका क्या है आंसर है। तो आप चाहें तो अगर एक ही हो सेंटीमीटर क्यूब है ना, किनारे सेम डिजिट नहीं है तो आप यूनिट डिजिट से गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे कर सकते हैं, 3 छक्के 18 तो 8, 8 छक्के 48 तो 8, 8 दूनी 16, तो 6 जिसके किनारे होगा वही आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया। आप पूरा गुणा मत करिए, कैलकुलेशन सीखिए। अगर आप लगेंगे इसको गुणा करने तो वहाँ कैसे टाइम बचेगा। यूनिट डिजिट देखा करिए, पेपर में जब भी आप बैठिए क्वेश्चन सॉल्व करने तो आंसरों को देखा करिए, आंसर देखा करिए, डिफरेंट है तो तुरंत यूनिट डिजिट लगा के लगा लीजिए। अगर डबल डिजिट भी सेम ना हो तो कल डबल डिजिट आपको बताए थे कि डबल डिजिट कैसे निकालते हैं, तो वो आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए आंसर हो गया, बिना कैलकुलेशन के वो आंसर हो गया। कैसे आ रहा समझ में आ रहा ना, किनारे किनारे 3 छक्के 18 तो 8, 8 छक्के 48 तो 8, 8 दूनी 16 तो 6, तो ये आंसर हो गया। अगर 2 6 होता तो गुणा करना पड़ता। चलिए 39 के बाद 40 है। एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। कल आपको एक थ्योरम बताए थे, याद होगा तो। अब थ्योरम में क्या बताए थे देखिए, थ्योरम में आपको बताए थे कि अगर कोई वृत्त होता है अगर कोई भी वृत्त होता है, सर्किल होता है, तो वृत्त में जो ये है 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ये जीवा कहीं ना कहीं 14 सेंटीमीटर लंबी होगी।
तो 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा कहीं इधर पड़ी होगी, ठीक है, ऐसे। तो ये 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये जीवा बोलते हैं इसको ना, कार्ड बोलते हैं इसको, या जीवा बोलते हैं, ये जीवा हो गया। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ से ये सेंटर से जो इसकी दूरी है वो दूरी है 24 सेंटीमीटर। तो कल आपको एक बात बताए थे कि जब भी यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 7 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 7 आ गया। और कल ये सवाल कराए थे, देखिए आज ये घुमा के फिर से पूछ लिया। ये ऐसे इसका बताना आपको क्या होगा, तो यही ना इसका डायमीटर होगा, डायमीटर बोल रहे रेडियस होगा, व्यास सॉरी त्रिज्या होगा, त्रिज्या यही होगा। तो आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके निकालेंगे तो ये 25 का आ जाएगा। ये पाइथागोरस जब लगाएंगे यहाँ पे तो इसका मतलब हुआ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और रूट लगा देंगे, तो आप ये निकालेंगे 576 और 749 तो 625 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो ठीक है, 23 का 529 होता है तो 576 हो गया, 7 7 49 हो गया। अब इसको करेंगे 9 6 15 का 5 7 4 11 12 2 1 लगाए 6 625 कितना होगा 25। ये याद होना चाहिए आपको ट्रिपलेट। कभी भी 7 24 दिखे तो उसका कितना होता है 25। ट्रिपलेट आपको कई बताएं हम, जैसे देखिए 3 4 5 होता है तो ये ट्रिपलेट होता है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट है। इसी को मल्टीप्लाई करिए, तितली के 9 4 तियाँ 12 5 तियाँ 15। आपको जो एक याद रखना है बस 3 4 5, ये सबको याद होता है, 3 4 5 वाला तो सबको याद रहता है। इसी में 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तितली के 9 4 तियाँ 12 5 तियाँ 15, एक और कर देंगे इसी में 3 चौके 12 4 चौके 16 5 चौके 20, ये भी ट्रिपलेट है। तो आप ट्रिपलेट थोड़ा ध्यान रखिए, याद रखिए। और भी बताएं आपको ट्रिपलेट, यहाँ से दूसरा ट्रिपलेट अब अगर आप लेना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे 5 था और 12 था और 13 था, ये भी ट्रिपलेट है। 5 दूनी 10 और 2 12 और 1 13। इसी तरह 7 का होता है 7 त्रिक 21 और 3 24 और 24 और 1 25, ये ट्रिपलेट होता है। फिर आप 9 का निकालेंगे तो 9 चौके 36 और 4 40 और 1 41। कैसे हो रहा है, ये 5 दूनी का 10 और 2 12 और 1 बस इसमें जोड़ देना, ठीक है। इसी तरह 7 तरीके 21 और 3 24, इसमें 1 जोड़ देना। 9 चौके 36 और 4 40 और इसमें 1 जोड़ देना। इसी तरह 11 का होता है 11 5 55 और 5 60 और इसमें 1 जोड़ देना। तो ये ट्रिपलेट थोड़ा याद रखिए, ये काम आएगा कैलकुलेशन में, फटाक से कर देंगे। तो देखिए 7 14 24 और 25 का आ गया ना, 7 जैसे दिखेगा 24 जैसे दिखेगा, अपने आप जान जाएंगे कि 25 है। तो थोड़ा सा इन दोनों को याद रखिए। ट्रिपलेट और भी होते हैं, ट्रिपलेट बनाने के तरीके भी होते हैं, ठीक है। चलिए 40 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे चला जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। तो आपको बताए थे क्लास में हम बढ़िया से कि देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। ये नदी है, इस नदी में धारा इधर से जा रही है, इधर साइड में नदी में धारा इधर से इधर साइड जा रही है। अब ये दूरी जो हम लोगों के बीच में है वो कितना है, 16 किलोमीटर है। तो बीच में दूरी 16 किलोमीटर है, तो जाने में 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आना भी पड़ेगा कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो ठीक है, हम आएंगे जाएंगे 16 किलोमीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। यहाँ से धारा की दिशा में चलाने में 15 मिनट लगते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में ना इसको कितना लगता है 15 मिनट, ठीक है। अच्छा 15 मिनट लगता है, तो हम तो अब जब हमको समय पता चल गया कि धारा की दिशा में जाने में इसको कितना लगता है 15 मिनट, तो हम यहाँ से इसका चाल निकाल लेंगे कि धारा की दिशा में चल कैसे रहा है। तो चाल आप निकाल लेंगे, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। हम धारा की दिशा में निकाल रहे हैं, चाल बराबर दूरी और बटा में समय। लेकिन ये समय गड़बड़ लिखा रहा है। गड़बड़ क्यों लिखा रहा है, क्योंकि ये तो दूरी किलोमीटर में और समय किस में है, मिनट में। तो मिनट को आपको किलोमीटर पर आवर में बनाना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे तो वो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे 15 चौके 60 और 16 चौके 64, तो 64 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई ये धारा की दिशा में। धारा की दिशा में 64 किलोमीटर पर आवर। अब हमको विपरीत निकाल लेना है, क्योंकि विपरीत निकालने से फायदा क्या हो जाएगा कि हमको पता चल जाएगा कि स्थिर जल में कैसे चलेगी। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। मतलब जो ये समय लग रहा था इधर जाने में, उससे ये 25% कम है। इसका ये मतलब है कि 25 कम है, तो 100 से 25 कम है, तो 75 का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको। 75 का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो आप अब 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 15 बटा 75 होगा। तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए, 100 का निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आता होगा। 75 का वैल्यू निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो 15 बटा 75, 100 का निकालेंगे 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 पाँचे 15, 5 चौके 20। तो 20 मिनट लगता है इसको उल्टा आने में। तो देखिए अब उल्टा आने में अगर आपको 20 मिनट लगता है, इधर का समय आपका 20 मिनट है,
और तो आप चाल इसका भी निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, उल्टा वाला चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब इधर भाग देंगे तो ऊपर 60 हो जाएगा। तो 20 तिया कितना हो गया 60 और 16 तिया कितना हो गया 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर चाल उल्टा हो गया और सीधा कितना हो गया 64 किलोमीटर। अब देखिए धारा की दिशा की चाल को क्या बोलते थे हम लोग डी, और धारा के उल्टा वाले चाल को क्या बोलते हैं यू। तो इधर वाले को डी बोलते हैं और इधर वाले को यू बोलते हैं। तो स्थिर जल में पूछ रहा है, स्थिर जल में मतलब नाव की चाल बताइए, तो वही डी पूछना चाह रहे हैं। तो डी बराबर क्या होता था, या स्थिर जल में चाल क्या होता था, ये डी नहीं, एक्स बराबर वहीं स्थिर जल में चाल। तो स्थिर जल में जब आप चाल निकालेंगे स्थिर जल में, तो वो क्या होता है डी प्लस यू बटा 2। याद होगा तो आपको, ये आपका 64 और प्लस 48 और बटा में 2, ये जोड़ेंगे आप 8 4 12 को 2 6 4 10 और 1 11 बटा में 2, तो 56 आ जाएगा, 56 किलोमीटर पर आवर। वहीं पूछ रहा है कि व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटा में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। तो 1 घंटा में कितना चला लेगा, तो यही ना है 56 किलोमीटर पर आवर। तो हर घंटा में कितना चला लेगा 56 किलोमीटर। तो आंसर हो गया 56 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, समझना क्या है इसमें कि धारा की दूरी ये तो 16 इसके लिए भी है, दूरी 16 इसके लिए भी है, ठीक हो गया दोनों। ये 15 मिनट ले रहा है, तो हम चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये दूरी 16 था और समय 15 था, तो इसको 15 को घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे, 60 ऊपर चला गया तो ये क्लियर हो गया इधर का। एक लैंग्वेज यहाँ घुमा के बोला गया था कि जो दूरी तय करने में लिया गया समय से 25% कम है। ये 25% कम है, मतलब 15 जो है वो 25% कम है। तो ये कितने का मान है 75 का, तो 75 माने 15, तो 1 माने 15 बटा 75, तो 100 माने इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब आराम से ये लगा लेंगे, तो ये 20 मिनट टोटल टाइम लगा इधर। तो आपका फिर से चाल निकाल लिए उल्टा वाला, तो आ गया। जब सीधा चाल मिल जाए उल्टा चाल मिल जाए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो स्थिर जल में निकलता है, और दोनों को घटा के भाग देते हैं तो किस में निकलता है, धारा का निकलता है। तो धारा हो जाता है। आइए 40 के बाद आगे चलेंगे हम लोग 41 पे। कह रहे ABC अकेले जो काम करते हुए कार्य को 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें तो काम कितने दिन में। तो आसान सा सवाल है, देखिए ए करता है क दिन में 12 दिन में, ए करेगा 12 दिन में, और बी करेगा क दिन में 15 दिन में, और सी करेगा क दिन में 20 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होता है 60। तो 12 पाँचे कितना हो गया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। इसका मतलब ये सब मिलेंगे तो 5 4 9 और 3 12 काम होगा। 5 + 4 + 5 4 9 3 12 काम होगा। कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया है। 5 4 9 और 3 12 सब मिलेंगे एक साथ, तो एक दिन में 12 काम होगा। क काम हो गया है, क दिन तक काम करना है 4 दिन। यदि वे 4 दिन तक काम करे तो 4 दिन तक करवा लीजिए। तो 5 4 9 3 12 12 चौके 48, 48 काम तो ये लोग कर लेंगे। जब 48 काम ये लोग कर लेंगे तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 60 - 48, तो कितना काम बचेगा 12, 48 तो 12 बच गया। अब ये पूछ रहा है कि मिलकर काम करे तो काम का कितना कार्य शेष बचेगा। तो शेष तो 12 बचा है, लेकिन ये तो इस फॉर्म में दे रहा है आंसर। इसका मतलब 12 बचा है, कितने में से बचा है 60 में से, तो 1 बटा कितना हो गया 5। तो आंसर आपका कितना होगा 1 बटा 5। थोड़े से टेक्निकल सवाल हैं, जितने करा रहे हैं आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर औरों से आगे निकलना आपको तो थोड़े से ढंग के सवाल लगाने पड़ेंगे जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही घिसे पीटे सवाल लगाते रहेंगे तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो एक बार आप फिर से दोबारा देखिएगा, दोबारा देखेंगे और क्लियर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो पेन कापी लेके बैठा रहा करिए, उसको रोक के वहाँ पे खुद कैलकुलेशन करिए। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। अभी फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, और थोड़ा सा तेज चलेंगे तो इसको कवर कर पाएंगे। और आने वाले जो GD का पेपर होगा, GD में एकदम आसानी से चलेंगे हम लोग। जैसे हम लोग पिछली बार 28 सिलेक्शन दिए, वैसे ही इस बार भी देंगे। पुलिस में भी सिलेक्शन देंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे अपने काम करना पड़ेगा। जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह काम करिए। कैलकुलेशन बूस्टर के जितने सीरीज हैं यूट्यूब पे, उनको देख डालिए। और भी हम 30 क्लासेज लेंगे लगातार 30 क्लासेज लेके जो एकदम कमज़ोर लड़के हैं उनको भी हम उनका बेस ठीक करेंगे। यूट्यूब पे वो सारे क्लास रहेंगे। अब उसमें से आप देख के अपना बेस ठीक करिए, क्योंकि पूरे दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, और आप अपना बेस अगर ठीक नहीं करेंगे तो बहुत तेज से आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और मैथ का कैलकुलेशन ही सबको डुबाता है। अगर कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन के ही बेस के लिए हम 30 वीडियो कम से कम बनाएंगे। सबका बेस क्लियर करेंगे, तो आप आराम से चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, आइए इसको देखा जाए।
कह रहा है कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16 की हानि के स्थान पर 20 का लाभ हो जाता है। मतलब ये हुआ है कि 16 का पहले इसको हानि हो रहा था, इधर 16 का इसको घाटा लग रहा है, और इसको अचानक से 20% का लाभ हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तब हो गया जब हमने वस्तु का दाम में 324 रुपया बढ़ा दिया। तो यहाँ जो भी दाम रहा था वहाँ से ये ट्रांजिशन होने में, यहाँ से यहाँ जाने में 324 रुपया बढ़ा है। इसका मतलब 324 जब हम बढ़ा दिए हैं, 324 बढ़ा दिए हैं, तो बताइए परसेंटेज कैसा हो गया? तो माइनस के 16 से पहले रिकवर होकर 0 पे आया होगा, और 0 से फिर बढ़ के गया है 20 पे। तो 20 इधर और 16 से माइनस रिकवर होकर यहाँ आया, तो 16 और 20 कितना हो गया? 16 और 20 36 हो गया। तो 36 की वैल्यू आपको ये दिया गया है, 36% का वैल्यू दिया है कितना? 324। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 324 और अपान में कितना होगा? 36। क्योंकि 100% निकालने पर हमारा क्या आ जाता है? क्रय आ जाता है। तो हमको क्रय बताना है तो 100 का मान बताना है, तो 100% निकालेंगे तो 324 बटा में 36 और इंटू 100 कटा दीजिए इसको। 4 9 36 कर दीजिए और 4 2500 कर दीजिए। इधर 9 से कटा दीजिए, 9 3 27 5 9 6 54, 36 इंटू 25 हो गया। तो 36 इंटू 25 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तो 0 0 सबके अंदर है, तो गुणा कर दीजिए। 25 6 का 150, फिर 15 लगाए, 25 या 75 और 15 जोड़ेंगे 75 और 5 80 10 90। तो आंसर कितना हो जाएगा? 900। ये बहुत आसान सवाल है। देखिए जब भी आपका घाटा फायदे में बदलता है, इसका ये मतलब है कि पहले आप घाटे को रिकवर करते हैं। मतलब 4% घाटा लगा तो 4 को कम करके आते हैं, तो 4 यहाँ आ गए और 4 फायदा हो गया, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। इसको समझ लेना, ठीक है। इस पे घुमा के सवाल पूछा जा सकता है, ये आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए, कह रहे कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता माता की औसत आयु कितना है? 40। परिवार में 3 लोग हैं, तो ये जो मदर और फादर हैं, तो आप एक लिख सकते हैं फादर और प्लस मदर, इनका एवरेज आयु आपको दिया है 40। एवरेज का मतलब होता है कि इन दोनों के जोड़ को 2 से भाग करेंगे तो एवरेज कितना आ गया? 40। तो ये जो फादर और मदर हैं, इनका जब जोड़ निकालेंगे तो 40 दूनी कितना आ जाएगा? 80। इसका मतलब मम्मी पापा के उम्र का जोड़ जो है वो 80 है। पता नहीं मम्मी कितने की है, पापा कितने के, लेकिन एवरेज 40 था। तो 2 से क्यों भाग दे रहे? क्योंकि 2 लोग हैं, तो एवरेज आ गया। अब सवाल ये है कि पिता माता और पुत्री की औसत आयु दिया है, तो इसमें पापा हो गए, मम्मी हो गई और एक डॉटर है, तो तीनों का एवरेज आपको दिया कितना? 30 दिया। तो 30 दिया कितना हो गया? 90। तो F प्लस M प्लस D का जो वैल्यू आ गया, अब आपके पास 90 आ गया। तो FM कितना दिया हुआ है? तो 80 होता है, तो इसके जगह पे आप 80 लिखेंगे, आप प्लस D लिखेंगे बराबर 90। तो डॉटर का वैल्यू कितना आएगा? इसको इधर भेज देंगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 आ जाएगा डॉटर का। तो ये लड़की का कितना होगा? 10। ये आसान सा सवाल है, आराम से लगा लेंगे। चला जाए नेक्स्ट पे। चलिए आज इधर देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ये 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो 20% कम है, 20% कम का यूज करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका 100 ही ग्राम का सामान था और वो 100 ग्राम को वो बेचना चाह रहा है 15% के लाभ पे। इसका मतलब 100 ग्राम को जब 15% लाभ पे बेचेगा तो इसको 15/100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 15 के फायदे पे बेचेगा। इसका मतलब वो सामान 115 में बेचेगा। जो 100 का सामान था या 100 ग्राम सामान का दाम 100 ही ग्राम था, 100 ग्राम सामान का दाम 100 ही रुपया था, तो उसको बेच दिया कितने पे? 115 पे। 100 के सामान को कितने में बेच दिया? 115 पे, 15% लाभ हो गया। लेकिन ये 20% कम बाट का यूज करता है, तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 100 ग्राम का बाट का यूज कर रहा था, तो 20 कम का यूज करेगा, तो कितने का यूज करेगा? 80 का। तो अब ये 80 ग्राम के जगह पे आपको दे दे रहा कितना? 115। मतलब 80 का सामान है और कितने में दे दिया है? 115 में। तो फायदा तो इसको ज़्यादा हो गया। फायदा कितना हो गया? 20 इधर और 15 उधर, 35 का फायदा हो गया। किस पे हो गया है? 80 पे हो गया, 80 पे हुआ है। और इंटू कितना करना पड़ेगा? 100। तो ये हो गया आपका 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 5 पचे 25 का 5, फिर लगा 2, तो 5 ये 15 2 17। आपको से भाग करना पड़ेगा 4 से। 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, एक गया इधर ना, तो 4 तियाँ 12, 3 लगा है तो 7 5 आएगा। तो ये होगा 43.75, 43.75 ये होगा। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। 100 ग्राम का दाम 100 ही रुपया है, तो 100 ग्राम को ये 100 के 15% लाभ पे बेच दिया, तो 15% लाभ कितना होता है? 115।
अब ये क्या कर रहा है, 100 ग्राम नहीं दे रहा है, उससे 20% कम दे रहा है, तो 100 से 20 कितना हो गया, 80। तो 100 ग्राम को तो बेच दिया फायदे पे, और देना था 100, तो 100 नहीं दिया, कितना दिया, 80। तो 80 का सामान आपको 115 में बेच दिया, तो फायदा कितना हो गया, 35 का। फायदा किस पे हुआ, 80 पे, और इंटू क्या कर देना, 100, तो आराम से लग जाएगा। ऐसे दुकानदार वाले 6 टाइप के सवाल कराए होंगे, और 6 टाइप के सवाल पेपर में घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। ये एक टाइप है, कल भी आपको 2 टाइप कराए थे, आज ये एक टाइप देख लिए। चलिए 45 के बाद आगे आ जाइए। कर वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। अब आपको 8 से कटाने का नियम बता दें, आपको अगर ना पता हो तो 8 से कटाने का नियम बहुत आसान होता है। 8 से कटने का नियम, पूरा कटने का नियम आपको बताते हैं हर लेवल का। 8 से कटने का नियम क्या होता है, 8 से कटने का नियम आसान सा होता है कि किनारे के तीनों क्या हो, 0, या तीनों अंक जो हैं, या तीनों अंक कटने चाहिए। कैसे, तीनों अंक कटने चाहिए कैसे, 8 से, तभी वो कटेगा। लास्ट के तीनों या तीनों अंक, मतलब लास्ट वाले तीनों अंक अगर कट जाएंगे 8 से, तो पूरी संख्या किससे कट जाती है, 8 से। या तो तीनों 0 हो तब कट जाती है, आसान सा बात है। देखिए अब कह रहे हैं कि क्या घटा दे, तो आप ऑप्शन से इसको लगाएंगे तो जल्दी से आ जाएगा। अब मान लीजिए इसमें से आपने 4 घटा दिए, 4 जैसे घटाएंगे तो ये 300 कितना हो जाएगा, 22। ऐसे ही तो होगा, 6 में से 4 गया 2 हो गया 322। क्या ये 8 से कट जाता है, देखिए तो 8 चौके 32 नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आपने इसमें से 6 घटा दिया, तो जैसे ही आप 6 घटाएंगे यहाँ से, तो ये 336 में से आप 26 में से तो कितना होगा, 320। देखिए तो ये 8 से कटता है तो कट गया, तो इसका मतलब आंसर क्या है, 6 है। तो लास्ट के 3 अंक किसी संख्या के अगर 8 से कट जाते हैं तो 8 से कट जाता है पूरा संख्या, और तीनों 0 होता है तब हो जाता है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल हो गया। आगे आ जाइए एक और सवाल पे। देखिए, एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिस उसका पीछा करने लगा। कल भी आपको चोर पुलिस का सवाल कराए थे। चोर पुलिस के भी सवाल आपके टोटल 5 से 6 टाइप के बन रहे हैं, घुमा फिरा के। ये भाग गया, वहाँ भाग गया, ऐसे भाग गया, ये, और उसके बाद बीच का रिलेटिव स्पीड में सवाल आ जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सवाल हैं और सब करा चुके हैं। देखिए 300 मीटर से एक चोर को देखा और चोर भागने लगा। तो देखिए यहाँ से ये 300 मीटर से इसको देखा है, 300 मीटर की दूरी से देखा है, 300 मीटर से देखा है। यहाँ पे चोर है आपका, वो चोर यहाँ पे है और चोर इधर भागने लगा। अब पुलिस जो है वो यहाँ से इसका पीछा करने लगा। पुलिस को थोड़ा सा टोपी पहना देते हैं, ठीक है, तभी ना पुलिस हो जाएगा। ये पुलिस हो गया। अब पुलिस इसको पीछा करने लगा इसका, और चोर इधर भागने लगा, लेकिन देखा था कितना दूर से, 300 मीटर से। अब ये जो चोर है वो भाग रहा है, पुलिसकर्मी और चोर का जो रेशियो दिया है, चाल दिया है, चोर का कितना है, 8 किलोमीटर। तो ये भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, और ये कैसे भाग रहा है, ये भाग रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड जब आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर ये रिलेटिव स्पीड है। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितना है इनका, सापेक्ष चाल जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर पुलिस इसको आगे इससे लीड करेगा। एक एक घंटा में, इसका मतलब यही होता है 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में पुलिस 1 किलोमीटर की दूरी अपने दोनों के बीच से ख़त्म कर देगा। इसी का ये मतलब हुआ। सवाल बोल रहा है कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताइए। तो हमको पता चल गया कि 1 किलोमीटर का दूरी ख़त्म करेगा ये कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 60 मिनट में ये जो दूरी ख़त्म करेगा वो 1 किलोमीटर का ख़त्म करेगा, और 1 किलोमीटर को क्या बोलते हैं, 1000 मीटर। अगर हम बोलें कि अगर 1 मिनट तक ये लोग भागना भागनी खेलेंगे तो 1 मिनट में कितना ख़त्म कर देगा, तो 1000 को भाग करना पड़ेगा कैसे, 60 से। लेकिन हमको 1 मिनट तक नहीं भगाना है, को मिनट तक भगाना है, 3 मिनट तक। तो हम 3 मिनट तक इसको भगाएंगे तो 3 मिनट में कितना दूरी खत्म हो जाएगा, तो 1000 बटा में 60 इंटू क्या करना पड़ेगा, 3, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6। जब आप इसको भगा देंगे तो ये हो जाएगा 500, नहीं 500 नहीं 50, 0 से 0 कट गया, और 3 दूनी 6, 2 से कटाएंगे 50। 50 मीटर दूरी इनके बीच में जो दूरी थी उसमें से 50 मीटर कम हो गया। इसका मतलब बीच का दूरी कितना था अभी, तो बीच का दूरी था 250, क्योंकि 300 में से तो 50 ये लोग दौड़ गए 3 मिनट में, तो बचा कितना, 250। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा बात।
9 किलोमीटर पर आवर से ये भागना शुरू करेगा, ये 8 किलोमीटर से भागना शुरू करेगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर का इनके में रिलेटिव स्पीड है। इसका सेंस ये होता है कि 1 किलोमीटर 1 घंटा में ख़त्म करेगा कौन? पुलिस, और चोर को पकड़ेगा जल्दी जल्दी ऐसे करके। 1 किलोमीटर 1 घंटे में ख़त्म कर रहा है, तो 1 घंटा में ये 1 किलोमीटर ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब 60 मिनट में 1000 मीटर ख़त्म कर रहा है। तो 1 मिनट में 1000 बटा 60, तो कम मिनट में 3 मिनट में तो कितना ख़त्म करेगा? 50। तो 50 ख़त्म करेगा, और 300 था ही हमारे बीच में, तो 50 ख़त्म करेगा तो कितना बचेगा? 250। 250 इसका आंसर है। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए 650, 7 साल के लिए 1250 जमा किए। तो ये देखिए 3 साल के लिए 550, तो 500 जमा किया है 3 साल के लिए, रेट अभी पता ही नहीं है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो गया। फिर आगे ये ब्याज मिलेगा ना, ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 ब्याज आ गया। 5 साल के लिए 650 जमा किया, तो 650 जो जमा किया है वो 5 साल के लिए जमा किया, रेट अभी भी नहीं पता है, बटा में कितना हो गया? 100। फिर आगे हम लोग चल रहे हैं, तो ये 1250 जमा कर दिया 7 साल के लिए, तब 1250 जमा कर दिया 7 साल के लिए, लेकिन यहाँ भी रेट नहीं पता है, बटा में कितना करना है? 100। लेकिन जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1620 रुपया, ये टोटल ब्याज मिल रहा है। तो पूछ रहा है साधारण ब्याज बताइए, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। आपको क्या करना है, देखिए ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा या तो 0 0 आप कटा लेंगे, आर की बस वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आप एक काम करिएगा, ये हमको कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आर का मान निकालना, 2 या तो यहाँ से कटा लीजिएगा, नहीं तो सब 100 बाहर निकाल लीजिएगा, एक ही बार जोड़ के उससे भाग दे दीजिएगा, तब आ सकता है। तो आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे, आंसर इसमें आराम से लगा लेंगे, हमने इक्वेशन बना दिया। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो ये ब्याज ब्याज ब्याज, ये सब ब्याज जुड़ के कितना है? इतना साधारण ब्याज, तो ये हो गया, ठीक है। ये करिएगा इसका कमेंट, देखते हैं कि कौन कौन लगाता है। चलिए, ये क्या बोल रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई के परिमाप जो है 40 और 12 है। यदि डी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ए बी बताइए। तो थोड़ा सा इसको हम आपको बता दें, इसको भी नोट करके रख लीजिएगा, बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर ये त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पे एक त्रिभुज है डी ई एफ। अच्छा, इस साइन का मतलब आप समझते हैं कि डी ई एफ, ये क्या लिखा हुआ है? डी ई एफ, ये समरूप त्रिभुज है ना, ये समरूप का साइन होता है। समरूप का मतलब इसका रूप और इसका रूप एक ही जैसा है, जैसे पापा का और बेटा का रूप होता है ना, वैसे ही इन तरह का इसको समरूप बोलते हैं। तो जैसा रूप पापा का वैसा रूप बेटे का, वो बस छोटा बड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, संगत भुजा, उनका रेशियो सेम होता है। जैसे ए बी बटा, इसको ले लीजिए इसके साथ, ए बी बटा डी, और यही बराबर हो जाता है किसके? ए सी बटा डी एफ के। तो ये ए सी बटा कितना हो गया? डी एफ के, और यही करेस्पॉन्डिंग अभी इसके ये बराबर हो गया। बराबर नहीं है, ये करेस्पॉन्डिंग रेशियो है। अब ये तीसरे का निकालेंगे तो तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे बी सी बटा कितना? ई एफ। ये जो करेस्पॉन्डिंग रेशियो है ये परिमाप के भी बराबर होते हैं। तो परिमाप किसका? ए बी सी का। तो परिमाप ए बी सी का, और अपान में परिमाप किसका? अपान में परिमाप किसका? अपान में परिमाप त्रिभुज किसका? डी ई एफ का। तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप हो जाएगा। तो ये परिमाप के बराबर होते हैं, तो ये सब के सब परिमाप के बराबर होते हैं। या एक और बात आपको बताए होंगे क्लास में जब करा रहे होंगे, तो कि ये परिमाप के तो बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन एरिया के नहीं होते हैं। एरिया जब भी निकालना होगा तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर से बीच में आएगा कभी सवाल तो बताएंगे। ये करेस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो होता है वहीं इसके परिमाप का रेशियो होता है, ठीक है, ये बराबर बात होता है। लेकिन जब एरिया का बात होगा तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो वो इनके एरिया का रेशियो होगा। मतलब अगर हमको कभी त्रिभुज ए बी सी और अपान में त्रिभुज डी ई एफ का एरिया का बात करा जाए, क्षेत्रफल अपान क्षेत्रफल का बात किया जाएगा, तो ये होगा इनके स्क्वायर का, मतलब ए बी स्क्वायर बटा में डी ई स्क्वायर। इसी तरह ये ए सी स्क्वायर अपान में डी एफ स्क्वायर। इसी तरह ये होगा बी सी स्क्वायर अपान में ई एफ स्क्वायर। और इसी तरह ये होगा परिमाप वाले का स्क्वायर, परिमाप का स्क्वायर, और बटा में इधर वाले का परिमाप का स्क्वायर। तो परिमाप जब भी दिया रहेगा, लिख दे रहा हम यहीं पे पूरा, देखिए फिर से सुन लीजिए। अगर साइड का रेशियो दिया है तो वो परिमाप के रेशियो के इक्वल हो जाता है, लेकिन साइड का स्क्वायर करने पे किसका रेशियो आ जाता है? क्षेत्रफल का, ठीक है। परिमाप का भी स्क्वायर करेंगे, इसका और भी होता है इसमें बहुत कुछ। यहाँ से हाइट का स्क्वायर भी हो जाता है तो वो एरिया का हो जाता है। या हाइट का रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर का, मीडियन का, इसका यहाँ से बाइसेक्टर का, ये सब होता है। ये थ्योरम पूरा बड़ा है, अभी फिलहाल आप ये 2 बात ध्यान रखिए।
इनके साइड का जो रेशियो होगा वही इनके परिमाप का रेशियो होता है, और साइड का स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, या परिमाप का स्क्वायर का रेशियो किसका होता है, वो क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, तो हम इसको हटा के इसको अब बता रहे हैं आपको। देखिए अब इसको समझिएगा क्या हम बोल रहे थे तब से। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि इसके करेस्पॉन्डिंग साइड को देखिए, तो करेस्पॉन्डिंग में इसका परिमाप तो 40 है, तो इसका परिमाप हमारे पास 40 आ गया, और दूसरे वाले का कितना आ गया, 12 आ गया, तो इसका 40 इसका 12, लेकिन इसका डी दिया हुआ है, तो नीचे वाले का दिया हुआ है ना, नीचे वाले का साइड दिया हुआ है, नीचे वाले का, क्योंकि नीचे वाला ना है ये डी एफ, और ऊपर वाले का साइड कितना है ए बी। अभी ना भाई लगाएंगे, इधर वाला ए बी था उधर वाला, तो ए बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या, ए बी का पूछ रहा है, तो देखिए ए बी का बता लेंगे, इसका वैल्यू कितना है 6, इसका वैल्यू 40 बटा कितना है 12, तो आप कटाएंगे 6 दूनी 12, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 20, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। करेस्पॉन्डिंग रेशियो है, डी नीचे है ए बी वाला ऊपर है, पहले ए बी दिया है ना ए बी वाला, तो ये ए बी वाले का है, और ये डी बाद में दिया है तो ये डी वाले का, तो डी बाद में है तो बाद वाला नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। ठीक है, देख लीजिए अगर देखना है तो, नहीं तो आगे देखिए चला जाए, आगे चलेंगे, चलिए आगे चला जाए, आगे इसके आगे देखा जाए। अब आगे देखिए 49 के बाद आपके पास ये 50 नंबर है, देखिए तो क्या बोल रहे हैं। अब आप इसको देखिए क्या बोल रहे हैं, 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः, देखिए अब ये एक आपका सर्किल है, सर्किल के दौड़ वाले सवाल आपके आ रहे हैं, इसे देखिए सर्किल है ये, इस पे ना दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं, एक सुजाता है वो इधर दौड़ रही है, अंजलि इधर दौड़ रही है, दोनों के साइड अलग अलग है ना। ये 693 का पथ है, तो ये आपका 693 है टोटल, ये वाला 693 है, ये काफ़ी आसान सा बात है, ये 693 का टोटल पथ है। ये दौड़ना शुरू करिए, लेकिन इसका दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, इसका दिया है मीटर पर सेकेंड में, आंसर आपको मिनट में दे रहा है। इसका मतलब ये जब दौड़ना शुरू करेगी 1.5 मीटर पर सेकेंड से, और ये दौड़ना शुरू कर रही है 2.85 से, तो हमको इसको बनाना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को किस में बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। वो कैसे बनता है, 5/18 से हो गया। अच्छा, दोनों अपोजिट कल भी बताए थे कि दोनों जब ऐसे अपोजिट में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल जुटता है, एक ही में भागते हैं तो घटता है। तो देखिए तो दोनों अपोजिट भाग रहे हैं तो चाल तो जुटेगा, तो आपको क्या करना है 693 अपान में 2.85 गुणे 5/18 और प्लस करके 1.5 करना है। अच्छा, जब भाग देंगे तो आएगा क्या, ये आंसर आएगा सेकंड में, और सेकंड में जब आएगा तो आप इसको बदल के इसका भी आंसर करिएगा। हम ये छोड़ दे रहे हैं इसे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा सवाल कराना है, टाइम थोड़ा सा कम बचा है, अभी 16-15 सवाल है और टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो ये आप लगा लेंगे, इसको भी बताइएगा। 693 मीटर है, ये मीटर पर सेकंड, मीटर आंसर सेकंड में आएगा, तो इसको फिर से 60 से भाग दीजिएगा, तब ना मिनट में आंसर आएगा, सारा मिनट में है। इसका भी कमेंट करेंगे आंसर आप, इसका भी हम देखेंगे कौन कौन कमेंट कर रहा है, और एक उधर छोड़े हैं उसका भी करिएगा, ठीक है। आइए, ये क्या कह रहा है, 15 पुरुष और 25 महिलाएं काम को 9.6 दिन में करती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी गुणे काम बराबर दिन होता है, ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। काम समय के बहुत टाइप हैं ना, इसमें एक टाइप है आदमी गुणे दिन बराबर क्या होता है काम, ये काम का हो गया। अब देखिए 15 पुरुष और 25 महिलाएं हैं, तो 15 पुरुष माने मेल हो गया और 25 फीमेल हो गया, 25 वुमेन लिख दे रहे हैं। ये आदमी हो गए एक तरह से, दोनों को मिला के आदमी ही बोलेंगे। आदमी गुणे दिन, तो दिन हमारे पास कितना है 9.6, तो आदमी गुणे दिन बराबर क्या हो गया काम। अच्छा, वही बोल रहा है कि यहीं पे 16 महिलाएं, तो 16 महिलाएं तो ये डब्लू हो गया, और दिन में कर सकती है 27 दिन में, तो ये 27, तो यहाँ भी आदमी गुणे दिन बराबर काम और यहाँ भी आदमी गुणे दिन बराबर काम, तो ये दोनों तो सेम ही काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ लिखा रहता है कि उसी कार्य को, तो काम दोनों में क्या है बराबर है, तो आदमी गुणे दिन बराबर काम, आदमी गुणे दिन बराबर काम। अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है, तो हम यहीं से कर दे रहे हैं इसको, 16 एकम में 16 और 16 छक्का 96, 0.6 हो जाएगा। 3 से कटा दे रहे हैं इसको, 0.2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कटा देंगे तो 9 हो जाएगा।
अब क्या करना है, इधर 9W बचा, इधर करेंगे तो 15 दूनी 30 तो 3M बच जाएगा। अब 25 दूनी 50 तो 5W बच जाएगा और ये आपका 9W हो जाएगा। आप W को उधर भेजेंगे ना तो 4W हो जाएगा, तो 3M बराबर हो जाएगा 4W। तो M बाई W निकालेंगे, M को यहीं रखेंगे, W को लाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आदमी की कैपेसिटी कितनी है 4 और औरत की कैपेसिटी कितनी है 3। अभी आपको बोले थे कि आदमी गुणे दिन बराबर क्या होगा काम। अब आपको ये डाटा आसान है रखने में ना, आदमी गुणे दिन बराबर काम हो जाएगा। ये में कैलकुलेशन बड़ा है तो हम यहीं से काम निकाल लेंगे। काम कैसे निकाल लेंगे, तो 16 औरत का क्षमता कितना आया था 3, तो 16 और गुणे 3 और कितने दिन में 27, तो ये हो गया 27। तो आदमी गुणे दिन बराबर हमने क्या निकाल लिया काम। अच्छा अब ये करवाना किन से है, करवाना हमको है 16 पुरुष से। अच्छा पुरुष का कैपेसिटी कितना आता है 4, तो एक पुरुष रहता तो 4 करता, तो 16 पुरुष है तो 16 गुणे कितना करना पड़ेगा 4। तो आप 16 से 16 कटा लेंगे और ये हो गया आपका 27 दिया 81, 81 को 4 से भाग करेंगे तो 20.25, तो 20.25 इसका आंसर होगा। ठीक है, 51 नंबर का आंसर हो गया 20.25। थोड़ा सा ध्यान से बात को समझना है, आज वाला थोड़ा सा टफ होगा, आप इसको थोड़ा बार बार देखिएगा, जबकि ये सारे सवाल आपको क्लास में करा दिए हैं। क्लास में कराने के बावजूद भी फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जो है इनको थोड़ा सा समझिए और एक बार समझने के बाद करिए। आदमी गुणे दिन बराबर काम का कंसेप्ट हम इसमें भी रख सकते थे, वहाँ आसान था इसलिए रख दिए। आइए अगले सवाल को देख लीजिए, एक और 22 नंबर, ये आसान सा सवाल है, इसको तो कर ही लेंगे ना। 280 का x% है, तो 280 का x%, तो x बटा कितना हो जाता है 100। 280 का x% बराबर 240 का 15%, तो आप यहाँ पे 240 का क्या निकाल दीजिए 15%, 240 का 15% प्लस कर दीजिए 310 का 20%, तो यहाँ पे 310 का निकाल देना आपको 20% हो गया। अब इसी में आपको x की वैल्यू बता देना, तो ये आसान है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो हम कर ही दे रहे हैं। देख लीजिए, अगर कर लेना हो तो कर लीजिए। 100 सब में से निकाल के आप निकाल के कटा ही दीजिए। 100 सब में का निकल के कट गया तो खाली 280 x है, इसमें का 100 इसके 100 से कट गया ना, सबका जुट के। अब इधर गुना कर रहे हैं, 0 हो गया, 15 चौके 60 का 0, ये 0, 15 चौके 60, ये 0, 15 चौके 60 का 0, 6 लगा है, 15 दूनी 30 और 6 36। इधर आप करेंगे तो यहाँ पे हट गया है, तो ये 2 0 यहाँ पे आ गया है, 2 एकम में 2 और 2 3 6। तो अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 2 0 0 हो गया है, 2 0 0 हो गया है, देखिए 2 0 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 2 0, और 2 और 6 कितना हो गया 8, और 6 3 कितना हो गया 9। अब भाग किससे करना है आपको 28 माने 280 से। आप इसको कटा लीजिएगा, देखिए अब इसको आप और कटा लीजिए 4 से, 4 7 28, 4 से कटाएंगे 4 दूनी 8, एक गया इधर 4 चौके 16, 2 गया 4 पचे 20, तो ये 7 तरीके 21 पॉइंट में आ रहा है क्या, ये 7 तरीके ठीक है, 7 पचे 35, तो आंसर कितना आएगा 35। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको जिस तरह करना हो कर लीजिएगा, चाहे तो 0 0 कटा के ऐसे लगा लीजिएगा, चाहे ऐसे लगा लीजिए, किधर से भी। चलिए 52 के बाद आप आगे देखिए। 53 नंबर सवाल है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ जो है क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती बताइए। कल आपको याद हो मध्यानुपाती बताए थे, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, 2 नंबर का रूट आप निकाल देंगे तो उसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। अब ये सवाल किस तरह का पूछा गया, सवाल देखिए, एलसीएम एचसीएफ दे दिया है, तो आपको एक और बात बताते हैं कि जब भी आप संख्या मानेंगे वो मौसा सहित मानेंगे। तो संख्या आप मौसा सहित मानिए, मौसा कितना है 2 है, तो पहली संख्या आपकी हो गई 2x और दूसरी संख्या हो गई 2y। अब एक और बात आप जानते होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। लौसा बताइए कितना है, लौसा है 12 और मौसा कितना है 2, तो हमने 2 से 2 कटा दिया, तो x इंटू वाई जो आ गया वो 12/2 आ गया, तो ये कितना आ गया 6। अब एक बात और आपको बताते हैं, क्लास में अगर ध्यान हो तो, कि दो संख्याओं का गुणा करके 6 आए और दोनों का मौसा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। वो प्राइम निकालते हैं ना, तो इसके 2 पेयर बन जाएंगे, 1 और 6 बन जाएगा और 1 बन जाएगा 2 और 3। अब आपसे संख्या अगर बोला जाए तो आप किसी भी मान को रख के निकालिए, सेम आंसर रहेगा। संख्या बोला जाए तो एक संख्या 2x है, तो एक बार x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, एक बार x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो अगर यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो 2 आ जाएगी और यहाँ रखेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर आपका इसका मध्यानुपाती निकालना होगा तो रूट में 2 गुणे 12 करेंगे, तो 2 गुणे 12 करेंगे तो 2 दूनी के 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2, और रूट में कितना आ जाएगा 2 6 के 12 6 आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 6।
इसको निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया ना, 4 इधर से 12 है मध्यानुपाती में ये, तो इसको तोड़ दें क्या और समझाने के लिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी तो कर सकते हैं। 2 दूनी के 6 दूनी 12, तो 2 ये निकल के एक बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 एक बार बाहर आ जाएगा, और ये रूट में जो है ये रह जाएगा वहाँ पे, मच्छर बैठ जा रहा है इसी पे। देखिए ये 2 बाहर निकल गया और रूट हो गया 6, तो ये आंसर हो गया आपका ना, ये वाला। आप मान ये भी रख के देख सकते हैं, ये वाला रखेंगे तब भी आ जाएगा, ये वाला 1 2 रखेंगे तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, और 1 रखेंगे तो 6, तो 4 और 6 का निकालेंगे तो 4 6 24 होता है, तब भी आ जाएगा। किसी भी मान को आप रख के देख लीजिएगा, यहाँ एक बार 4 और यहाँ पे 6, तो 4 और 6 का निकाल के देखेंगे तो यही आएगा, उसका भी वही आएगा। एक और देख लीजिए, चलिए कह रहे हैं कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है और 88 से कटना चाहिए। तो आपको अभी एक रूल बताए थे कि 88 से कटने के लिए एक 8 से कटना चाहिए और एक किससे कटना चाहिए, 11 से। 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। तो पहले तो हम वहीं देखेंगे, तो 8 एकम में 8, एक इधर गया है, 8 एकम में 8 तो एक गया तो 19 है, तो 8 दूनी 16 तो नहीं कट रही है, तो कैंसिल हो गया। 8 एकम में 8 एक गया है तो 8 दूनी 16, ये कट गया। अब यहाँ 8 एकम में 8 8 दूनी 16, ये 18 हो गया, तो ये नहीं कटेगा। 8 एकम में 8 8 दूनी 16, ये भी कट गया, तो 2 नंबर कट गया, 2 नहीं कटे। इसका मतलब इसके 2 आंसर हो गए, या तो बी और डी। लेकिन एक और बात फंसा के रखा है कि वो 11 से भी कटे ना, क्योंकि 88 कैसे आता है, 11 × 8 ऐसे 2 नंबरों में तोड़ा जाता है कि जिनके जो डिफरेंस मौसा होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, तभी वो होता है। अब 11 से कटने का नियम क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस निकालेंगे तो या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, यही तो होता है। देखिए अल्टरनेट डिजिट लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया 9 4 13, अब 13 और 9 कितना हो गया, 9 4 13 9 4 13 13 9 कितना हो गया 22, 13 7 20 2 22, और यहाँ कितना हो गया 9 8 17। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का। इसका मतलब ये तो गड़बड़ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा कितना, ये आप इसको ये दिखा दे रहे हैं, देखिए देखेंगे तो 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 9 कितना हो गया 17 और 9 17 3 20 और 6 26, तो यहाँ 26 हो गया, और 9 6 कितना हो गया 15, तो 26 में से 15 जाएगा तो कितना हो गया 11। इसका मतलब ये कटेगा, तो आंसर आपका कितना हो गया, डी नंबर। ठीक है, आइए एक और सवाल हम लोग करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है कि ABC एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हुए 1200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार टाइप के परितः क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं, और जबकि C कैसा दौड़ता है, अन्य 2 के विपरीत में दौड़ता है। वो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसका भी कंसेप्ट आपको कराए होंगे कई बार। देखिए अब इसको कैसे किया जाता है, ये दौड़ के सवाल है, इनको थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है। देखिए अब यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो एक इधर और एक इधर, और एक दौड़ रहा है इधर, ये दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, यही था ना 6 मीटर पर सेकंड से। देखिए और पथ की लंबाई कितनी है, ये आपको 1200 दिया है। और जब ऐसे दौड़ेंगे तो कितनी बार, तो आपको बताए हैं कि जब भी ऐसा सवाल होगा तो आप इनके रिलेटिव स्पीड पे काम करेंगे। जब भी पहली बार मिलने का बात होता है तो रिलेटिव स्पीड पे काम करते हैं, और जब भी यहीं पे मिलने का बात करता है तो इंडिविजुअल टाइम पे बात करते हैं। पिछले ही संडे को क्लास लिए थे तो बताए थे उसमें कि कैसे क्या करना है। तो देखिए हम रिलेटिव स्पीड पे काम करेंगे, तो ए और बी का हम रिलेटिव स्पीड पे काम करेंगे, दोनों का दिशा एक ही है, तो 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2, और जाना कितना इनको 1200। तो हमने इसका समय निकाला, किसका निकाला, समय निकाला ए और बी के मिलने का, तो 1200 ये हो गया, और रिलेटिव स्पीड लगाएंगे 4 में से 2 तो 2 600 सेकंड बाद तो यही दोनों मिलेंगे। ए और बी ही अगर दौड़ते रहें, ऐसे दौड़ते रहें दोनों 4 2 के हिसाब से, तो ये लोग 600 सेकंड के बाद मिलेंगे एक दूसरे से। लेकिन बात यह है कि पहली बार वो तीनों कब मिलेंगे, वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, वे माने तीनों। अब देखिए इसके साथ आप या तो इसको ले लिया करेंगे, या तो ए के साथ आप सी को ले लेंगे एक बार, और या तो आप बी के साथ सी को ले लेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि ए बी से मिलता है 600 सेकंड पे, और ए सी से कितने देर पे मिलता है, तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, इसका और इसका, तो आराम से आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल हो तो कन्फ्यूजन नहीं रखना, एकदम आसान सवाल है ये। इन दोनों के रिलेटिव स्पीड से आपने भाग दे दिया, ये आ गया। किसी भी एक का इसके साथ ले लीजिए,
चाहे ए का सी से ले लीजिए, चाहे बी का सी से। तो चूंकि एक सीधा दौड़ रहा है, एक उल्टा दौड़ रहा है, तो ये 2 से इधर भाग रहा है और इधर 4 से भाग रहा है। तो 2 और 4 से, ये 4 से नहीं 6 से, 2 से भाग रहा है तो ये 6 से भाग रहा है। तो हम अब इनके समय निकालेंगे, लेकिन इनका दिशा एक था, इनका दिशा विपरीत है, तो रिलेटिव स्पीड जुटेगा। हम ए के साथ सी का लेंगे या बी के साथ सी का लेंगे, किसी एक के साथ लेना पड़ेगा, जो उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो हम ए ही के साथ सी का ले रहे हैं, ताकि आप भी ऐसे ही आदत बना लीजिएगा। हम 1200 को भाग करेंगे ए सी से, लेकिन ए सी का इस बार चाल जुट रहा है। तो ए का कितना है 2 और सी का कितना है 6, तो 2 और 6 कितना हो गया 8। 8 से इसको भाग देंगे तो ये कितना आ गया 150 सेकेंड। अब आप क्या करेंगे कि 600 सेकेंड और 150 सेकेंड का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम तो 600 होगा, क्योंकि आराम से कट जाएगा। तो 600 सेकेंड होगा, 600 सेकेंड को आप 10 से 60 से भाग देंगे तो कितना होगा 10 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 मिनट। ये काफ़ी आसान होता है, बस एक बार फिर से सुन लीजिए। जब भी पहली बार का बात होगा, पहली बार का, तो रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो 2 को एक साथ ले लीजिएगा एक तरफ, और 2 में से, इन दोनों में से कोई एक को ले लीजिएगा सी के साथ। हम इधर इसको लेके निकालते 4 और 6 से, तो 4 6 से 1200 को भाग देते तो 120 आता है। तो 120 और 600 का एलसीएम फिर भी कितना आता है 600 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाता है इसका 10 मिनट। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रहने दिए जाए। ये 55 सवाल टोटल आपके हो गए। कल आपको कराए थे 30 सवाल और आज आपको ये करा दिए 25 सवाल। और भी सवाल हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है। 36 सवाल अभी और इसमें थे, तो वो आपको कल करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद।